गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डे 2 अपन फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे और जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने डे 1 की वीडियो अगर फिजिक्स की नहीं देखी है तो पहले आप वो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपन डे 2 इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्ट करेंगे। पहले आप वो वाली वीडियो देखेंगे नहीं देखी है तो, और उसके बाद सेकंड वाली वीडियो देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने डे 1 के अंदर जो पढ़ा था उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने लास्ट तक पढ़ा था। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आज ओम्स लॉ से। तो देखिए अगला अपना टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है, ओम जो है उन्होंने फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया है। उन्होंने क्या बोला कि जो भी कंडक्टर है, मान लो कोई अपने पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अपन ने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है। भाई अपन ने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो जब इसमें I करंट फ्लो होगी तो ओम ने बताया कि जो ये पोटेंशियल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो होने वाली करंट के। तो इसको बोर्ड एग्जाम में जब अंक आ जाएगा तो लिखना कैसे है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से लिखते जाइए आप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर। अच्छा, इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट जोड़ेंगे कि इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। ओम ने जब ये नियम दिया तो उन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ही ये नियम जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो नियम क्या है, रूल क्या है ओम्स का, वापस आप सुन लीजिए कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर पर, इफ वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस on the ends of the conductor, then this potential difference is directly proportional to flowing current through it if physical conditions remain constant like temperature and pressure. Clear? तो उसके बाद आप इसको लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर कि भाई मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाएगा जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, RI। तो इसको इन शॉर्ट अपन फ्लो में बोलते हैं V इक्वल टू आई आर, जो ओम का नियम है, जो ओम का लॉ है, V इक्वल टू आई आर। उसके बाद आप देखिए ये जो R है ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और इस रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, इस रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है बच्चों ओम। क्या होती है, ओम होती है, और इसको डिनोट करते हैं अपन ओमेगा से। तो ध्यान रहे रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे इस रेजिस्टेंस की डायमेंशन पूछी जा सकती है। तो आज मैं आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना सिखाता हूं। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना जब अपन सीखेंगे तो उसमें अपन पोटेंशियल की भी निकाल लेंगे, करंट की भी निकाल लेंगे। तो देखिए R जो है सबसे पहले तो ओम का आप लॉ याद रखिए, उसके बाद डायमेंशन निकालते हैं अपन रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई, यहीं से निकाला है मैंने। V इक्वल टू आई आर है तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। तो I बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई हो गया। अब देखिए यहां पर से हम इसकी कैसे वो डायमेंशन निकालेंगे इसकी। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन निकालता हूं V की। तो V बराबर होता है बच्चों W अपॉन Q। V बराबर होता है W अपॉन Q। और W जो है इसकी जो डायमेंशन होती है उसको आप डायरेक्ट याद रखें, ये होती है mL2T-2। क्या होती है, mL2T-2। क्लियर? क्योंकि उसका रीजन है, देखिए क्योंकि वर्क, अच्छा इसको भी अपन ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की होती है mL_T-2 और डी की होती है L। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, वर्क की कितनी होती है mL2T-2। तो इसको अपन V बराबर mL2T-2 और Q की डायमेंशन होती है 80।
Q की डायमेंशन होती है 80, तो पोटेंशियल की डायमेंशन हो जाती है ML2, ये T ऊपर जाएगा तो T-3 और ये A ऊपर जाएगा तो A-1। देखिए ML2, ये T ऊपर जाएगा तो -2 पहले से ही, तो ये T जाएगा तो कितना हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, और ये A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल की डायमेंशन आती है ML2 T-3 A-1, और नीचे है करंट, करंट की डायमेंशन होती है A, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो जाती है ML2 T-3 A-2। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो ओम के लॉ से डिफाइन किया गया था। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, ओमेगा इसका सिंबल होता है, और इसकी जो डायमेंशन है ML2 T-3 A-2 इस प्रकार से निकाली जाती है। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं, ओम के नियम के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो होता है आपका V/I, रेजिस्टेंस जो है वो होता है V/I, ठीक है। डायमेंशन भी हमने इसकी देख ली, यूनिट भी हमने इसकी देख ली। अब हम देख लेते हैं इसका एक ग्राफ। देखिए जब भी V और I के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा, जब भी V और I के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे सीधा आएगा, और ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल होगा थीटा। और ध्यान रखें कि ये जो लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है, किसी भी लाइन की स्लोप होती है tan थीटा, ठीक है, और वो डिफाइन करेगी यहां पे रेजिस्टेंस को। तो कभी कभार एक नंबर में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं कि ये V है और ये I है। मान लो एक ग्राफ आपको ऐसे दिया है, एक ग्राफ आपको ऐसे दिया है, इसको नाम दिया है R2, इसको नाम दिया है R1। आपसे पूछेगा कि बताइए R1 इज ग्रेटर देन R2 है या R2 ग्रेटर देन R1 है। तो आपको क्या करना है, आपको स्लोप चेक करनी है, आपको स्लोप चेक करनी है। स्लोप कैसे चेक होगी, एंगल से। तो बताइए अगर मैं इस एंगल को, ये R1 वाला एंगल है तो इसको θ1 मान लेता हूं, और बड़े वाले एंगल को मैं θ2 मान लेता हूं। तो बताइए θ2 बड़ा है θ1 से, भाई ये वाला एंगल बड़ा है ना, इसका एंगल बड़ा है, देखिए इसका एंगल बड़ा है, तो θ2 अगर बड़ा है तो सिंपल सी बात है, उसकी अगर थीटा बड़ा है तो tan थीटा बड़ा होगा, और tan थीटा बड़ा होगा तो R2 भी बड़ा होगा। ध्यान रखिए जिसका एंगल बड़ा है उसका ही रेजिस्टेंस यहां पर बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद अपन इस पे आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो लेंथ पे, लेंथ पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है। दूसरा वो डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे कि भाई टेम्परेचर कितना है। तो ध्यान रखिए जब भी लेंथ बदलेगी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया बदलेगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा, जब भी टेम्परेचर बदलेगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और एक डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि अगर मटेरियल भी बदलेगा तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, तो हम भी समझते हैं कि अगर मटेरियल बदलेगा, अगर रेजिस्टेंस का मेटल बदल गया, मान लो जिस वायर का अपने पास, जिस मेटल का अपने पास वायर है अगर वो ही बदल गया तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा ही, लेकिन उसके अलावा ये लेंथ पे यानी कि L पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि A पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे इन तीन चीजों की, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज कि इनके ऊपर कैसे कैसे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन लेंथ की बात करेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा ही डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, रेजिस्टेंस जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखें, इनके बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें आई हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया है,
तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। दूसरा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a आया है, तो इसको मैं नंबर 2 लिख देता हूं। मैं वापस आपको बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। पहले हम इन दोनों की चर्चा करते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि सर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब एरिया पे कैसे डिपेंड करता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब जितना मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्लियर? तो ये दोनों मैंने यहां लिख लिए हैं। अब जब मैंने ये दोनों लिख लिए हैं तो इनको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो यहां पर आएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा l/a। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहां पर एक कांस्टेंट और लगेगा जिसको बोलते हैं अपन रॉ, तो यहां पे आएगा रॉ l/a। क्या आएगा? रॉ l/a। ये जो रॉ है इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टिविटी। इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसकी यूनिट होती है, वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम इंटू मीटर। याद रखें इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस की होती थी ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम इसकी डायमेंशन पे। तो डायमेंशन के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं अपन। तो रॉ निकालने के लिए ए को इधर ले जाइए और एल को नीचे लाइए, तो रॉ बराबर हो जाएगा RA/L। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहिए साथ साथ। रॉ बराबर हो जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल आ जाएगा नीचे, तो रॉ इज इक्वल टू RA/L। आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको विद इन 2 डेज और पूरा करेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम्स तक, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम है तब तक आप ये चैप्टर आराम से पूरा फिजिक्स का जो रिवीजन है उसके इसके थ्रू आप कर सकते हो। क्लियर? तो रॉ इज इक्वल टू यहां पर आ गया RA/L। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले मुझे लिखनी पड़ेगी r की। r की डायमेंशन अभी क्या लिखाई थी बच्चों? ml2 t-3a-2। ये हमने लिख दी इसकी डायमेंशन। उसके बाद a की डायमेंशन मीटर स्क्वायर यानी कि L2 और नीचे L, तो L से L कट गया, ये L इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायमेंशन आ जाती है ml3 t-3 a-2। क्लियर? ml3 t-3 a-2 हमने इसकी डायमेंशन को यहां पर लिख दिया है। तो ये हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि भाई r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, क्रॉस सेक्शन एरिया a, और इन दोनों को जब अपन ने सॉल्व किया तो सबसे पहले अपने पास निकल के आया ये चीज, फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाए, उस कांस्टेंट का नाम है रॉ। रॉ को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यूनिट होती है ओम इंटू मीटर और डायमेंशन होती है इसकी ये। क्लियर? उसके बाद अपन यहाँ तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले, उसके बाद चलिए। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? देखिए रेजिस्टेंस जो है, मान लो कि आपके पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। इनिशियल रेजिस्टेंस मान लो आपके पास किसी वायर का R0 है, मान लो उसका जो वायर का रेजिस्टेंस है वो R0 है। क्लियर? फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मान लो फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो हो गया आपके पास RT। फाइनल रेजिस्टेंस आपका कितना हो चुका है? RT हो चुका है। तो देखिए ये नियम कहता है कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? रेजिस्टेंस में चेंज हुआ है RT माइनस R0। बाद में RT हो गया, पहले R0 था। RT माइनस R0 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। तो पहला पॉइंट यहां पर आता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। और दूसरा ये कहता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के, कि पहले कितना था। अगर हमें समझ गए बात को, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ही रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और फिर कह रहा है कि भाई इनिशियल पे भी डिपेंड करता है कि पहले कितना था। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, अगर अपन चेक करें दोनों को, तो यहां से निकल के आएगा आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी। तो यहां पर अपन कांस्टेंट लगाएंगे तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा लगेगा और यहां लगेगा आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां जो नया कांस्टेंट लगा है वो है एल्फा बच्चों। ये एल्फा क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। एल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो आर टी माइनस आर नॉट, तो इस आर नॉट को मैं इधर ले जाता हूं, तो आर टी बराबर आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, आर नॉट, तो आर नॉट और यहां बचेगा 1, फिर बीच में बचेगा प्लस, इधर आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी। तो हमारे पास जो लास्ट एंड फास्ट फॉर्मूला आया है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो आंसर है आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए सामने मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आई बराबर, आपने कल वाले वीडियो में अगर देख लिया हो डे 1 वाले वीडियो के अंदर, तो वहां आपको इसका फॉर्मूला पता लग जाएगा कि NEAVD एक फॉर्मूला निकला था, और एक फॉर्मूला हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकला था EE टॉ बाई m, ठीक है। इसी को अपने सॉल्व करके लिखा था EV टॉ बाई md। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप प्लीज डे 1 वाला वीडियो देखिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद हमने क्या किया है, इस VD को इसमें रख दिया है, तो वीडियो को आप इसमें रखो, देखो NEA, VD की जगह रख दिया मैंने EV टॉ बाई md, तो EV टॉ बाई md। फिर ये आपको E और E कितना हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, md आ गया। फिर R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, तो V अपॉन I में जब मैंने इसको रखा कि V अपॉन और I की जगह मैंने जब इसको रखा, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये चीज आएगी। अब यहां से, अब जब आपको मान लो एग्जाम में आ जाए कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, वो फॉर्मूला हमारा ये है कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर चेंज करने के बाद कितना हो जाएगा, वो उसका फॉर्मूला था। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला हम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक्सप्लेनेशन कि टेम्परेचर पे वो चीज कैसे डिपेंड करती है। तो R बराबर अपने पास ये है, तो यहां तक आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि उसके बाद आपको लिखना है अपने शब्दों में कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नॉर्मल सी बात है बच्चों की उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगेगा तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या था, कॉलिजन के बीच का टाइम। भाई नॉर्मल सी बात है, जब चीजें तेज तेज भागने लगेंगी तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो यहां से अगर आप रिलेशन देखें कि रेजिस्टेंस जो है वो नीचे आ रहा है और ये ऊपर, मतलब टॉ जो है वो नीचे आ रहा है और ये ऊपर है, तो इसका मतलब टॉ अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में स्टेप वाइज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, if temperature increases then kinetic energy of electrons also increases, if kinetic energy of electrons also increases then collision occurs rapidly and very fast। उसके बाद टॉ अगर चेंज हो जाएगा so the relaxation time decreases, if relaxation time decreases then by using this relation resistance increases। तो ये हमने बताया आपको कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए, इसलिए इसको टॉपिक को आप अच्छे से देखते हैं। अब अपन चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, विद इन 2 मिनट्स में इसको खत्म कर दूंगा और बहुत अच्छे से आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या कहता है टॉपिक, मान लो कि हमारे पास कोई सेल है, ये
सेल या बैटरी जो भी है, ये सेल मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस यहां पर ले लेता हूं ऐसे करके, ऐसे, ये रेजिस्टेंस है R, और ये हमारे पास सेल है, ये टर्मिनल प्लस है इसका, और ये वाला टर्मिनल माइनस है इसका। ओके, तो अपन अब यहां बात करेंगे कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल, इस सेल ने, मान लो सेल जो है अपने पास, इस सेल ने जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस की, भाई सेल जो है इसके अंदर केमिकल्स है, और ये जो भी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो भी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो इस एक्चुअल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास बनेगी ईएमएफ। द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल टू फ्लो अ चार्ज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है साहब। अब क्या होता है कि भाई हमको पता है सेल के अंदर होते हैं केमिकल्स, सेल के अंदर होते हैं हमारे पास केमिकल्स, और केमिकल्स जो होता है उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी की वजह से, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जो एक्चुअल एनर्जी को आउटर सर्किट में आने से रोक देता है और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवा देता है। तो यहाँ पे हम उसको छोटा सा, यहाँ पे हम उसको ऐसे शो कर देते हैं और स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चीज कहलाती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो इसने जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया वो E था। अब हमने यहां क्या किया, यहां पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा के देखा। तो जब हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो ऐसे, चलो अपन एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसने प्रोड्यूस किया 20 जूल या फिर 20 वोल्ट प्रोड्यूस किया। इसने कितना प्रोड्यूस किया? 20 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो 20 वोल्ट यहां थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी को बर्बाद कौन कर देगा? इंटरनल रेजिस्टेंस कर देगा। तो मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस ने 2 वोल्ट बर्बाद कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना वोल्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दिया? पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो बचा हुआ ही तो पोटेंशियल इसके पास आएगा बच्चों, और वो कितना आएगा? 18 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो ईएमएफ हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ था, उसमें से एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो बताइए इसका पोटेंशियल कितना हो गया? आई आर। तो कुछ तो गया वो आई आर में, और कुछ गया वो इसके लिए, इसमें भी करंट आई गई है, कुछ गया वो आई आर में। तो ये आई आर में आर छोटा आएगा और ये आई आर के लिए आर बड़ा आएगा। तो यहां पर जो रिलेशन बनता है ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस में, उसको अपन बोलते हैं ये। तो ईएमएफ आपको समझ में आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आप समझ गए क्या होता है। अब आई बात कहोगे टर्मिनल वोल्टेज, अरे तो भैया जो ये बचा हुआ वोल्टेज जो इसको मिला था, जिसकी वैल्यू कितनी थी? आई आर थी, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। बहुत अच्छे से इसको समझिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है।